स्टूडेंट होते हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, वो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच को ऑप्ट करते हैं। अगर उन्हें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में जाना है, फ्रॉम स्क्रैच वो कैसे शुरू कर सकते हैं? सबसे पहले जो वो डिजिटल का डीप पढ़ रहे हैं, पहले वो एक्सप्लोर करें कि कौन कौन से क्वेश्चन इंडस्ट्री में पूछे जाते हैं डिजिटल के बेस पे। वहाँ से उनको पता चलेगा कि कौन सी कंपनियाँ हैं। Hi everyone, today we have a very special guest, Vaibhav sir, who have experience of 20 years in semiconductor industry and mentor more than thousands of students to get placement in a semiconductor industry. So, hello sir. हेलो आदित्य। So सर सबसे पहले आप अपने बारे में एक ब्रीफ इंट्रो दे दो। ओके आदित्य, मैं सुल्तानपुर से बिलोंग करता हूँ। मेरा 10th सुल्तानपुर से, 12th लखनऊ से, और मैंने BBD NIC से मैंने बीटेक किया 2003 में। एंड 10 साल जॉब की एप्लीकेशन इंजीनियर FPGA। देन अभी मैं अपनी एंटरप्रेन्योरशिप में हूँ, एंड अभी मैं पाइन ट्रेनिंग एकेडमी को मैं रन कर रहा हूँ। उसके साथ साथ मेरे पास 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस और हैं, उसमें भी मैं पैरेलल में काम कर रहा हूँ। सो सर ये पाइन ट्रेनिंग एकेडमी क्या है? ओके, सो बेसिकली इसके पीछे थोड़ी सी कहानी है। 2012 में आई डिसाइडेड कि यार क्यों ना अपना काम शुरू करें। सो मेरे मन में था कि यार मैं डिज़ाइन में नहीं जा पाया, तो क्यों ना डिज़ाइन की कंपनी ओपन करके डिज़ाइन का काम वहाँ पे शुरू करें। तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज था कि फाइनेंस। ओके, आपको एक अच्छे बंदे चाहिए। तो 2012-13 से हमने जो नियर बाई कॉलेजेस में ट्रेन करना शुरू किया। वहाँ से हमने सोचा कि कुछ बच्चों को अपने साथ रख लेंगे। तो मेरी जो पहली कंपनी है, R&D कंपनी, उसका नाम ओजस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है। अभी वो हम लोगों की 20 लोगों की स्ट्रेंथ हो गई है। तो बेसिकली उसमें जो रिसोर्स चाहिए थे, वो रिसोर्स हमने इधर नियर बाई कॉलेजेस में, जैसे IMS, KEC, ABS, यहाँ के बच्चों की टीम बनाई 2013 में, और उनको ग्रूम करना शुरू किया। कुछ बच्चों को अपने साथ रखा, कुछ बच्चों को हमने इंडस्ट्री में रेफ़र कर दिया। वहाँ से मुझे एक नया अप्रोच निकला कि यार क्यों ना हम लोग एक नए ऑर्गेनाइजेशन को ओपन करें जहाँ पर हम इंडस्ट्री को रिसोर्स दे सकें। वहाँ से पाइन का नाम आया, तो यहाँ से पाइन की जर्नी स्टार्ट हुई है बेसिकली। ओके, सो सर ये तो था पाइन की जर्नी। सबसे पहले आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताओ। ओके, सो मैंने बताया 2003 पास आउट हूँ। उस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं पता था कि इंजीनियरिंग में, मतलब हम लोगों को जस्ट लगता था कि यार ये एक सब्जेक्ट्स है, पढ़ना है और पास होना है, वेरी क्लियर। खेल कूद में लगे रहते थे, स्पोर्ट्स में लगे रहते थे। हाँ, लास्ट सेमेस्टर में प्रोजेक्ट होता है, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, क्योंकि प्रोजेक्ट्स बनाते कैसे हैं, करते कैसे, आई एम वेरी ओपन। ओके, तो वहाँ पे क्या हुआ कि मेरे दोस्त ने एक प्रोजेक्ट लेके आया, उसके पास कुछ प्रोग्रामिंग के कुछ नोट्स थे। तो मैंने उससे पूछा ये क्या है, उसने बोला ये VHDL वेरिलॉग है। अच्छा। तो मैंने उस किताब को पढ़ा, उसके प्रीफिक्स को पढ़ा, उसके में उनको पढ़ के थोड़ा एक्सप्लोर हुआ कि यार इससे हम ICs बनाते हैं। ओके, राइट, तो उन ICs कैसे बनती है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, वो एक क्यूरोसिटी पैदा किया। तो उसके बाद मैंने आइडेंटिफाई किया, सर्च किया कि ये इसको हम कैसे आगे कर सकते हैं। तो उस टाइम पर एक वेदांत करके एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हुआ करता था, SCL मोहाली, सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड के अंदर। वहाँ पर मैंने जाकर एग्ज़ाम दिया, एंड देन 6 मंथ में ये कोर्स फिनिश किया, और उसके बाद मेरी VLSI में एंट्री हो गई। तो 2013-14 तक मैंने जॉब किया VLSI में एज एन FPGA इंजीनियर, एप्लीकेशन इंजीनियर, एंड उसके बाद फिर मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। ओके, सो सर आपने बताया पाइन के बारे में। सो सर क्या पाइन का मतलब क्या होता है? पाइन ओके, क्या डिफाइन करता है? पाइन का नाम कैसे मिला पहले वो हाँ। बताता हूँ। आई एम वेरी पैशनेट फॉर इंडियन आर्मीज़, कि जब मुझे बीटेक से पहले और बीटेक के बाद भी, तो एक कि उस टाइम पर हर एक बच्चे में, हर एक यंग जनरेशन में एक एंथू होता है कि यार फोर्सेस को ज्वाइन करना है। तो ठीक है, ज्वाइन नहीं कर पाए, बट वो अभी भी है। तो 2013-14 में जब मैं नाम ढूंढ रहा था, तो मैं ऐसे मेरठ में अपने एक दोस्त से मिलने गया। एट दैट टाइम ही वॉज मेजर। ओके, वहाँ पर एक यूनिट है पाइन। ओके, तो मुझे वो नाम वहाँ से क्लिक हुआ। तो मुझे लगा पाइन का मतलब जस्ट एक नॉर्मल एक 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 ट्री होती है, पाइन ट्री। ओके, बट जब मैंने अपने कलीग से डिस्कस किया, तो उसने मुझे इसका नाम दिया प्रोग्राम्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स। मुझे अच्छा लगा। ओके,
देन बच्चों ने इसका नाम दिया प्लेसमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक्स। और कुछ सालों बाद मुझे समझ में आया कि यार इंडस्ट्री वालों ने मुझे और जो जानने वालों ने बोला कि यार आपका पैशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से बच्चों की आप प्लेसमेंट दे रहे हैं। तो मुझे लगा कि यार जो मैं अपने प्रॉमिस पूरा कर रहा हूँ वो प्रॉमिस इन इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो ये एक कंप्लीट पाइन है। और इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, एक मेरा स्टूडेंट है जिसने मुझे पी कैपिटल और आई एन एन ई कैपिटल करके मुझे बताया कि सर आप इसको ऐसे आप कहीं पे अपना लोगो बनाइए। तो ही वॉज करण अग्रवाल, तो राइट नाउ इज़ इन कॉलकॉम। तो उसने मुझे सजेस्ट किया। तो मतलब ये जर्नी है पाइन की अभी तक। तो सर पाइन ट्रेनिंग एकेडमी में बेसिकली आप लोग करते क्या हो वैसे? ओके, सो बहुत सिंपल है। कॉलेजेस में हम जाते थे, जैसे कि कभी कभार जब जॉब में थे तो कभी किसी कनेक्ट के थ्रू मौका मिला कि आप कॉलेज में आके, जैसे किसी कॉलेज के पास बोर्ड्स हैं, राइट, वो बोर्ड चल नहीं रहे हैं, तो किसी ने मुझे रिकमेंड किया है कि यार आप इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हो, एजुकेशन में भी एक बार चले जाओ। ऐसे ही बच्चों से मिला, देखा, कुछ क्वेश्चन पूछे, डी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, टी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। उन्होंने बोला कि सर ये हमने सेकेंड ईयर में पढ़ा था। तो फिर पूछा कि आपके प्लेसमेंट्स, कोर प्लेसमेंट, तो बोला सर प्लेसमेंट्स होते नहीं हैं हम लोगों के पास, सारे आईटी में जाना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यार मैं मेरी अपनी R&D कंपनी है, तो मैं 4:30 बजे के बाद फ्री हूँ, 5 बजे के बाद, तो क्यों ना मैं कुछ अपनी जनरेशन को वापस दूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं कॉलेजेस में जाऊँगा, HOD से मिलूँगा, डायरेक्टर से मिलूँगा और उनसे बोलूँगा कि सर मुझे आप इन बच्चों से मिलने दीजिए थ्रू वर्कशॉप सेमिनार। एंड 4 बजे के बाद अगर ये सीखना चाहें तो मैं इनको शाम को 4 बजे के बाद सिखाऊंगा। तो इस तरह करके मैंने डिसाइड किया कि इन बच्चों को सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स मैं इनको ग्रूम करूं ऑन 3 सेगमेंट, एनालॉग, डिजिटल एंड प्रोग्रामिंग। पूरे साल इनको डिजिटल का जो हार्डवेयर डिज़ाइन होता है, जो ये डिजिटल पढ़ते हैं लेकिन सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं, उसको कैसे हम डिजिटल को यूज़ कर कर अपने सराउंडिंग बेस जो रियल टाइम एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि डिजिटल क्लॉक, स्टॉप वॉच, साइन कैलकुलेटर, अलजेब्रिक इक्वेशन, ज्योमेट्रिक इक्वेशन, विदाउट एनी कोडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑन FPGA, ओके, कैसे सीख सकते हैं। इनको अपना खुद का गेट बनाना सिखाया हमने जो फ्लिप फ्लॉप पढ़ा है उसमें काफ़ी प्रैक्टिकल और थ्योरी में काफ़ी डिफरेंस है। तो हम लोगों ने बैठकर अपने खुद के फ्लिप फ्लॉप बनाए। उस फ्लिप फ्लॉप से हमने एक 100 मेगाहर्ट्ज़ की क्लॉक से 1 हर्ट्ज़ जनरेट किया। तो बच्चों को जब ये सिखाना शुरू किया तो उनको अच्छा लगा। ओके, फिर क्या चैलेंजेस आए, उन चैलेंजेस को हमने कोडिंग से सॉल्व किया, HDL वेरी लॉन्ग एंड VHDL, एंड साथ ही साथ RC नेटवर्क, यू नो वेरी वेल कि ये थोड़े से बच्चों को बहुत थ्योरेटिकल लगता है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट किया। तो पूरे सेकेंड ईयर अगर हम बच्चों को ये कराएंगे, अगर ये कराया है, तभी हम बच्चों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि उनको जाना किस डोमेन में है। तो पूरे सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर बेसिकली पाइन में मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से हम लोग काम करते हैं। एंड फोर्थ ईयर में जब वो आते हैं और ये कहते हैं कि सर हमें एनालॉग में जाना है, बिकॉज मुझे एनालॉग समझ में आती है, सर मुझे प्रोग्रामिंग में जाना है, तो मैं उनको बताता हूँ प्रोग्रामिंग में कौन से डोमेन है जिसमें वो अपने आप को 1 साल तक और ग्रूम कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ अ पाइन जर्नी व्हाट आई एम फॉलोइंग फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स। सो सर अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम लोग किसी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन को देखें तो सर बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, वो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच को ऑप्ट करते हैं। तो उन्हें अगर उन्हें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में जाना है तो उन्हें फ्रॉम स्क्रैच वो कैसे शुरू कर सकते हैं? तो सबसे पहली चीज़ तो उनके अंदर एक डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, ओके, और एक एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। बिकॉज कोर में जाना इज़ नॉट अ इजी टास्क बट नॉट इम्पॉसिबल ऑल्सो। ओके, तो जैसा मैंने बताया कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हमको डिजिटल पढ़ाई जाती है, इवन हम लोग 11th-12th में भी डिजिटल पढ़ते हैं। तो अगर कोर में एंट्री करना है तो सबसे पहले डिजिटल पे कमांड करना पड़ेगा, क्योंकि वही चीज़ आपको रिटर्न में पूछी जाती है, वही चीज़ आपसे इंटरव्यू में पूछी जाती है, और उन्हीं चीज़ों को आप यूज़ करके अपने कोर डिज़ाइन में काम करते हैं। तो सबसे पहले जो वो डिजिटल का डीप पढ़ रहे हैं, पहले वो एक्सप्लोर करें कि कौन कौन से क्वेश्चन इंडस्ट्री में पूछे जाते हैं डिजिटल के बेस पे। वहाँ से उनको पता चलेगा कि कौन सी कंपनियाँ हैं, उन कंपनी से पता चलेगा कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स उनको करना चाहिए। तो वहाँ से उनकी जर्नी स्टार्ट होनी चाहिए बेसिकली। ओके, तो मैं आपके माध्यम के थ्रू बच्चों को ये बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले
उस डिजिटल के सब्जेक्ट्स को सिर्फ क्वांटम से राइट पास होने के लिए ना करें। जो भी उनको पढ़ाया जा रहा है उसको वो रियल टाइम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करें कि कैसे ये टी फ्लिप फ्लॉप। ओके, आपको मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, हमारे पास जितनी भी आईसीज हैं यू नो दैट कि उसमें कौन सा फ्लिप फ्लॉप है, सब कुछ डी फ्लिप फ्लॉप से बनता है। अच्छा। और आज की डेट में हमारे बच्चों को डी फ्लिप फ्लॉप की इंपॉर्टेंस नहीं पता है। ओके, सो सबसे पहले उनको डिजिटल पे फोकस करना है, फिर उनको साथ ही साथ में प्रोग्रामिंग, बिकॉज बहुत सारे बच्चे मिलते हैं बोलते हैं सर प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट नहीं है। उसकी एक वजह है क्योंकि वो सी को प्रोग्रामिंग समझते हैं, सी प्लस प्लस को प्रोग्रामिंग समझते हैं, जहाँ पे वो वर्चुअल सिमुलेशन करते हैं। अगर उनको डिजिटल अच्छे से आ गई कि एक डी कैसे काम कर रहा है, एक काउंटर कैसे काम कर रहा है, शिफ्ट रजिस्टर कैसे काम कर रहा है, फिर वो उनको लॉजिक पता है ना, तो उस लॉजिक को पकड़ कर वो फिर वो इफ़ और केस से, एल से, लूप से उनको ईजी लगने लगेगा एक लॉजिक कैसे बनाते हैं। तो उनकी दो चीज़ें हो गई, एंड लास्ट में अगर उन्होंने एनालॉग पे फोकस कर लिया तो उनको क्लैरिटी हो जाएगी कि तीन में से किस डोमेन में उनको जाना है। सो ये मैं सजेस्ट करना चाहूँगा। सर जैसे मैं देखता हूँ, मुझे भी यूट्यूब पे बहुत सारे क्वेरीज आते हैं, कमेंट्स आते हैं, भैया सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में कैसे जाना है, कैसे मतलब क्या कर सकते हैं हम लोग। तो आई थिंक जो ईसी में बच्चे आते हैं वो लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से उन्हें लगता है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में प्लेसमेंट ही नहीं है, कंपनीज ही नहीं है जहाँ पे वो प्लेसमेंट ले सके। तो वो क्या करते हैं, वो आईटी की तरफ वो सेकेंड ईयर से कोडिंग करना शुरू किया, अब हमें प्लेसमेंट तो अब हमारे कॉलेज में सीएसई में ही प्लेसमेंट मिलेगी। तो सर ये सब लैक ऑफ अवेयरनेस है। तो सर क्या सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में ऐसी लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है? देखो, अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत हैं। ओके, अगर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होते तो इतने इनोवेशंस नहीं होते। यस सर। इनोवेशन देखो, आज हम मास पे हैं, ठीक है, वी आर मूविंग टू, वी आर इन लाइक, मैं बोलूँ तो एक एग्जांपल देता हूँ, पनडुब्बी। जस्ट सोचो कैसे पनडुब्बी से एक सिग्नल हमें ऊपर एक ग्राउंड पे मिलता है, ठीक है। एक फ़्लाइट है, अगर आप फ्लाइट के अंदर आप डैशबोर्ड देखो, राइट, वो डैशबोर्ड से कैसे कम्युनिकेशन पास होता है, एवरीथिंग में सारी चीज़ें, एवरीवेयर यू विल फाइंड एन आईसी। ओके, और अगर आईसी को बनाने वाले कौन हैं, वो इंजीनियर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स हैं। तो एक मेरे पास एक डेस्कटॉप हुआ करता था, वो ये साइज़ में था, आज आप देख लो 2-in-1 है। 2-in-1, yes sir। ओके, सो Whatever desktop। बहुत सिंपल है। इनको बनाने के लिए इंजीनियर चाहिए, राइट, और इनोवेशंस हो रहे हैं, लेकिन अब आगे की रिक्वायरमेंट बहुत है। तो अगर मैं आपकी बात का एक पॉइंट में जवाब दूं तो रिक्वायरमेंट है, लेकिन उससे पहले ये चीज़ें ना बच्चों को आनी चाहिए, उसके बिना नो वन विल गिव देम चांस। सो सर इलेक्ट्रॉनिक्स में सर VHDL वेरीलॉग क्या होता है? बेसिकली ये हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है। ओके, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि कुछ चीज़ें हैं, जैसे कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनका आप हार्डवेयर सोच सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूँ कि एक आपके पास 6 LEDs हैं, उन LEDs को पे पैटर्न जनरेट करना है। ओके, तो आपके पास स्विच है, उस स्विच को आपने ऑन किया तो एक एक करके LED ऑन हो रही है। ओके, और अगर आपने उस स्विच को ऑफ किया तो एक एक करके LED ऑफ हो रही है। तो जहाँ पर हार्डवेयर की लिमिटेशंस है, वहाँ से हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज स्टार्ट हुआ है। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपका फ़ोन है, ओके, उसके अंदर एक प्रोसेसर है, और वो प्रोसेसर बहुत सारे एक साथ एक एप्लीकेशन पे काम कर रहा है। अब उन एप्लीकेशन का हम हार्डवेयर डिज़ाइन मैनुअली नहीं सोच सकते। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, और अगर मैं आपको बात बताऊं तो मैनुअली हम इतने ट्रांजिस्टर्स को, इतने गेट्स को, क्योंकि वो सब कुछ गेट्स और ट्रांजिस्टर से बना है, हम उसको मैनुअली जोड़ नहीं सकते। ओके, सो हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज क्या है कि एक तरीके का टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन है जो हम कुछ सिंटेक्स को यूज़ करके हम बनाते हैं, और बनाकर हम उसको एक FPGA क्या भी आपको बताऊंगा मैं, वहाँ से उसको इम्प्लीमेंट करके हमको एक कुछ लॉजिक्स मिलते हैं जो बेसिकली वो गेट से बने होते हैं। ओके, तो हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज का काम यह है कि वो आपको एक हार्डवेयर जनरेट करे, ओके, जिसका एक पर्पस सॉल्व हो रहा है। ओके, राइट, सो जितनी भी आज की डेट में हमारे बच्चों को ये एक प्राउड फील होना चाहिए कि जितनी भी ICs आज की डेट में मार्केट में अवेलेबल हैं, चाहे वो सेंसर्स हों,
चाहे वो कोई भी एप्लीकेशंस हो, राइट, लाइक फॉर कंज्यूमर, फॉर ऑटोमोटिव, फॉर डिफेंस, फॉर मेडिकल, चाहे वो एम एल ए आई के लिए हार्डकोर प्रोसेसर यूज़ हो रहे हैं, सब कुछ आज की डेट में सारे आईसीज का इन्वेंशन पहले अपनी ही लैंग्वेज से डेवलप हुआ है, वो है हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज वेरीलॉग एंड VHDL। जो हमारे बच्चे लोग इसको फोकस नहीं करते हैं, और दिस इज़ द बिगेस्ट इशू कि उनको नहीं पता होता है कि जॉब लेनी कैसे। अगर वो इसको फोकस करेंगे, 100-200 लाइन का कोड लिखेंगे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में, तो उनके पास इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ओके, यस। सो सर आपने FPGA के बारे में बताया, FPGA क्या होता है? ओके, FPGA जैसे कि एक प्योर डिजिटल डिवाइस है, प्रोग्रामेबल डिवाइस है। ओके, यहाँ पर F का मतलब होता है फील्ड एंड PGA का मतलब होता है प्रोग्रामेबल गेट एरे, राइट। सो FPGA इज़ मेड अप ऑफ प्योर डिजिटल कंपोनेंट मेनली विद द डी फ्लिप फ्लॉप्स। ओके, उसके सराउंडिंग में काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे CLBs होते हैं, ठीक है, DSP स्लाइसेस होते हैं, सम डेडिकेटेड रिसोर्सेज जैसे कि एक हार्ड कंट्रोलर भी उसके अंदर होता है। ओके, डेडिकेटेड IOs होते हैं। तो बेसिकली क्या है कि आपको अपना लॉजिक बनाना है। ओके, अब आपने सपोज करो, मैं बहुत बेसिक एग्जांपल लेता हूँ कि दो डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन करना है। ओके, अब उसके लिए या तो आप एक कंट्रोलर बनाइए या अपना एक एसिक बनाइए। और आप शायद एसिक भी मुझसे पूछेंगे, तो अभी मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। तो FPGA क्या है, जहाँ पर आप उस तरह की कम्युनिकेशन को डेवलप करने के लिए आपने कोड लिखा और अपने सिस्टम और अपने बोर्ड के बीच में आपने कम्युनिकेशन डेवलप कर लिया। सपोज कीजिए वो नहीं चला, राइट, तो अभी क्या करोगे? अगर आपके पास डेडिकेटेड, अगर सपोज करो आपके पास एक IC है जिसका एक लिमिटेशन है, तो आप दूसरा IC लेने जाओगे। ओके, उससे नहीं चला तो तीसरा IC खरीदोगे या बोर्ड यूज़ करोगे, तो वहाँ पे कॉस्ट इफेक्ट आता है। तो FPGA क्या है कि आपके पास प्योर रिसोर्सेज अवेलेबल है, आप वहाँ पे 2 UART बनाओ या 200 UART बनाओ, वहाँ पे लिमिटेशन होती है लेकिन थोड़ा आगे जाकर होती है। तो बेसिकली आप उसको, चीज़ें नहीं चली तो रीप्रोग्राम करो, फिर से ट्राई करो, नहीं चला तो फिर से रीप्रोग्राम करो। सो दिस इज़ द बेसिक पर्पस ऑफ FPGA। एंड आजकल के बच्चे इसको यूज़ करके काफ़ी कुछ अपना प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं। ओके, सो सर कॉलेज में रहते हुए अगर हमें कोई सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में इंटर्नशिप चाहिए, तो उसके लिए क्या क्या बेसिक नॉलेज होना इम्पॉर्टेंट है? सबसे पहले मैं फिर से डिजिटल पे आऊँगा। ओके, बिकॉज एनालॉग का लेवल अलग है, डिजिटल का लेवल अलग है। एनालॉग के कंपैरिजन में देखा जाए तो डिजिटल इजी है सीखना और चलाना भी। ओके, क्योंकि कॉलेजेस के पास बोर्ड्स होते हैं, बट जो एनालॉग पे जैसे काम करने के लिए ओपन सोर्स टूल भी हैं, प्लस हाई एंड टूल्स भी हैं, तो उनमें एक्सपर्टीज चाहिए होती है जो जनरली थोड़ा सा लेट समझ में आती है। लेकिन ये टूल्स क्या होता है? ओके, टूल्स क्या है? बेसिकली हम हार्डवेयर इंजीनियर्स जो होते हैं, जो हार्डवेयर पे काम करते हैं, हम लोग बेसिकली अपने इंस्ट्रूमेंट्स को टूल्स बोलते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर है उसको भी हम टूल्स ही बोलते हैं। ओके, जिस तरह से आप प्लम्बर देखोगे, राइट, प्लम्बर अपने इंस्ट्रूमेंट्स को टूल बोलता है, तो बिकॉज ही बिलोंग टू द हार्डवेयर डोमेन, राइट। सिमिलरली एक इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हो या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, वो भी बिलोंग टू एन हार्डवेयर डोमेन। ओके, तो इसी वजह से हम अपने जितने भी टूल्स, जो जितने भी हम सॉफ्टवेयर जो हमारे काम को आसान कर रहे हैं, ओके, तो बेसिकली वी कॉल देम, इंडस्ट्री कॉल देम टूल, अदर पीपल कॉल देम सॉफ्टवेयर। ओके, जैसे कैडेंस का टूल है। ओके, सो कैडेंस का टूल यूज़ होता है आपको एक एनालॉग सर्किट को डिज़ाइन करना, फिर उसका लेआउट बनाना, फिर फिजिकल डिज़ाइन भी डोमेन होता है, काफ़ी चीज़ें हैं। उसी तरह जैलिंक्स एक टूल है जो यूज़ होता है FPGA को प्रोग्राम करने के लिए। ओके, ऐसा नहीं है कि जैलिंक्स पे सिर्फ HDL ही चलता है, हम FPGA को C से भी कंट्रोल कर सकते हैं, हम FPGA को नाउडेज पाइथन से कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, और मैटलैब से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो टूल वही है जो आपके काम को आसान बनाते हैं। तो सर ये सब टूल्स चलाने के लिए क्या नॉलेज होना चाहिए? देखो, टूल पर काम करना सिर्फ 10% टास्क है। नॉलेज सबसे पहले होना चाहिए आपको HDL की। ओके, या फिर जो भी आपका कोर डोमेन है, चाहे वो डिजिटल हो, एनालॉग हो या प्रोग्रामिंग हो। तो पहले तो किसी भी स्टूडेंट्स को अपने आप को इन तीनों में से, ये तीनों ही करने हैं पूरे साल, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, तभी उसको इंटरेस्ट समझ में आएगा। तो जब उसको चीज़ें समझ में आने लगेंगी तभी इन टूल को यूज़ कर सकता है। ओके, सर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में टोटल कितने डोमेन्स होते हैं और कौन कौन से डोमेन्स होते हैं और उनमें क्या क्या
रिक्वायरमेंट होता है स्टूडेंट्स को लेकर? ओके, देखो मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत सारी टर्मिनोलॉजी हैं जो बच्चों को पता नहीं होगा। तीनों सिर्फ मेन चीज़ देखा जाए तो तीन चीज़ है। सबसे पहले अगेन एनालॉग, ओके, देन डिजिटल एंड देन आपका प्रोग्रामिंग। ओके, अब ये कैसे डिवाइडेड है अब मैं बताता हूँ। ओके, अगर मैं वीएलएसआई की बात करूं, बच्चे लोग आज की डेट में वीएलएसआई के बारे में काफ़ी एक्सपोजर ले रहे हैं। तो अगर मैं एक लेमन वर्ड में बोलूँ व्हाट इज़ वीएलएसआई, तो जिस प्रोसेस से आईसी बनती है वो वीएलएसआई है। और उसको बनाने के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन है, एनालॉग एंड डिजिटल। ओके, तो दो डोमेन ये हो गए, राइट। अब एनालॉग एक मतलब एक जस्ट एक डोमेन का नाम नहीं है, एनालॉग एक टेक्नोलॉजी है। ओके, उसके अंदर फर्दर 4-5 चीज़ें जैसे कि डिज़ाइन एंड वेरिफिकेशन, जहाँ पर हम प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं। ओके, कोई भी आईसी बनाते हैं सबसे पहले हम उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं, उसका लॉजिक लिखते हैं, लॉजिक लिखने के बाद हम उसको वेरीफाई करते हैं। ओके, तो ये वीएलएसआई के अंदर आता है। जब वो वेरीफाई हो जाता है तो जो हमें गेट लिस्ट जो हमें नेट लिस्ट मिलते हैं गेट के फॉर्म में, उस आईसी को कैसे अंदर एक आईसी के अंदर उसको कैसे फिट करना है, राइट। तो वहाँ पर एक नया डोमेन है, वो भी वीएलएसआई के अंदर आता है, वो है फिजिकल डिज़ाइन। तो फिजिकल डिज़ाइन पर इंडिया में काफ़ी काम है, बाहर भी बहुत काम है। ओके, देन फिजिकल डिज़ाइन के बाद जो हमें गेट्स मिले हैं एक जो ब्लॉक के अंदर हैं, उनको हमें अब ट्रांजिस्टर लेवल पे ब्रेक करना है, फिर उनकी लेआउट करना है। 4th ईयर के बच्चे अगर समझ रहे हों तो वहाँ पे उन्होंने पढ़ा होगा स्टिक डायग्राम। ओके, तो वहाँ पर आता है सर्किट डिज़ाइन एंड फुल कस्टम लेआउट। ओके, उसके बाद एक डोमेन है आपका डीएफटी, डिज़ाइन फॉर टेस्ट, जो स्टार्टिंग में आरटीएल के साथ ही ऐड हो जाता है। तो अगर मैं आपको ब्रीफ में बताऊं तो वीएलएसआई के अंदर 4 डोमेन है। ओके, जैसे कि एसिक एंड फुल कस्टम लेआउट, देन आपका डिज़ाइन एंड वेरिफिकेशन, देन आपका हो गया डीएफटी एंड फिजिकल डिज़ाइन। लेकिन इसके अंदर भी कई सब डोमेन्स हैं। मैं सिर्फ एक ही एग्जांपल लूँगा। अगर मैं फुल कस्टम लेआउट की बात करूँ तो उसके अंदर स्टैंडर्ड सेल है, एक टीम जो स्टैंडर्ड सेल पे काम कर सकती है। मतलब बच्चों के पास कितना एक्सपोजर है, कहाँ जा सकते हैं। कुछ लोग आईओ लेआउट पे काम करते हैं, कुछ लोग एनालॉग लेआउट पे काम करते हैं, कुछ लोग मेमोरी लेआउट पे काम करते हैं। तो ये 4 डोमेन हो गए। सिमिलरली अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ, सर्किट डिज़ाइन, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा डोमेन है और काफ़ी चैलेंजिंग डोमेन है। वहाँ पर भी सारे लोग नहीं जा पाते क्योंकि काफ़ी बहुत ही डीप नॉलेज चाहिए होती है एनालॉग की, राइट। तो उसके अंदर भी कई सब डोमेन्स हैं। उसी तरह अगर डिज़ाइन वेरिफिकेशन देखा जाए तो आरटीएल डिज़ाइन अलग है। फिर डिज़ाइन का जो वेरिफिकेशन पार्ट है, कुछ लोग सिस्टम वेरिलॉग को यूज़ करते हैं, कुछ लोग यूवीएम को पढ़कर काम करते हैं, इस तरह से। इसी तरह फिजिकल डिज़ाइन है। फिजिकल डिज़ाइन में वी स्टार्ट विद द, अगर आरटीएल टू डीडीएस2 की बात करें तो मैंने बताया आरटीएल, उसके बाद एसटीए है, सिंथेसिस है, फिर पीएनआर है। देर आर नंबर ऑफ थिंग्स इन वीएलएसआई। ओके, बट बच्चे लोग इसको समझते नहीं है कि उनको लगता है कि वीएलएसआई में ऐसे ही जॉब लग जाती है। ऐसे नहीं लगती, टाइम देना पड़ता है। अब मैं अगर हार्डवेयर की बात करूँ, हार्डवेयर लोग बच्चे कर रहे होते हैं, जैसे कि एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आज की डेट में, वो समझते हैं ड्रोन। ओके, तो ड्रोन इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ एम्बेडेड माइक्रो कंट्रोलर। ओके, उनको ऑर्डिनो एंड रास्पबेरी पाई समझ में आता है। तो वो ऑर्डिनो रास्पबेरी पाई के अंदर भी एक कंट्रोलर होता है। उस कंट्रोलर के अंदर एक आर्म प्रोसेसर होता है। अभी मैं हार्डवेयर की बात कर रहा हूँ, ये सारे ही प्रोग्रामिंग डोमिनेटेड है। तो लो एंड एप्लीकेशन के लिए माइक्रो कंट्रोलर है एंड हाई एंड एप्लीकेशन के लिए एफपीजीए है। ओके, दोनों ही प्रोग्रामिंग डोमिनेटेड डोमेन है। एंड थर्ड जो बैकबोन है इंडस्ट्री का जो बच्चे समझते नहीं हैं, वो है पीसीबी डिज़ाइन। आज की डेट में कोई भी आईसी हवा में नहीं काम कर रही है। सारी आईसीज आज की डेट में वो एक ग्रीन कार्ड में कनेक्टेड है। तो जस्ट सोचो कि वो कितना बड़ा चैलेंज है कि हम मास से हमें सिग्नल मिल रहा है, हमें मून पे जाकर हमें सिग्नल मिल रहा है। ओके, एंड दैट इज़ ओनली बिकॉज कि वहाँ पर कुछ ना कुछ एक हार्डवेयर है जिसको यूज़ कर हमें प्रॉपर कम्युनिकेशन, हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और वो पीसीबी डिज़ाइन है। तो काम हमारे पास बहुत है, बट हमारे बच्चों को पास एक्चुअली वो एक्सपोजर नहीं है जो उनको अभी अपने आप से लेना चाहिए। सो सर, अगर बात करें बेसिक स्टार्टिंग सैलरी
इन हाँ। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। हम्म, सो क्या सैलरी ऑफर करती है ये कंपनीज जो ओके, इसी की कोर कंपनीज होती ओके, है? ओके। देखो, सैलरी हमेशा ऑफर होती है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मुझे किसी बच्चे ने पूछा कि सर क्या बेस्ट डोमेन चल रहा है। हम्म। मैंने कहा आपको क्या पता है, तो बोला सर डीवी। ओके, तो मैंने उससे पूछा डीवी क्या होता है, नहीं पता। उसने बोला अच्छा सैलरी पता है, बोला हाँ सर 3 साल में करीब हम पहुंच जाएंगे 20-25-30 लाख पे। हम्म। तो मैंने उसको बोला कि यार डीवी में प्योर प्रोग्रामिंग है। अगर आपके पास प्रोग्रामिंग एथिक्स नहीं है, अगर आपने 9, 10, 11, 12 में प्रोग्रामिंग एप्टीट्यूड नहीं है, तो वो डोमेन आपके लिए ठीक नहीं है ना। फिर आप कैसे सैलरी के बारे में अपने मैनेजर से या फिर अप्रेजल कैसे ले पाओगे? आप हमेशा स्ट्रगल करोगे। तो सैलरी पॉइंट ऑफ जाने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि सैलरी इज़ समथिंग एल्स। उससे पहले किसी भी कैंडिडेट्स को अपने प्रोफाइल पे फोकस करना चाहिए ओके। कि उनको क्या समझ में आता है, क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं जिनको तीनों चीज़ समझ में आती है। हम्म। ऐसे डायनेमिक लोग बहुत ही कम हैं। तो उसका सोल्यूशन क्या है कि आप अपने आप को आइडेंटिफाई करो कि किस में आप बेस्ट हो। बेस्ट का मतलब कि अगर आपको एनलॉग समझ में आ रहा है तो एनलॉग के डोमेन में जाओ। जिस डोमेन में आप बेस्ट परफॉर्मेंस दोगे, सैलरी उस डोमेन में आपको बेस्ट मिलेगी। अगर आपको प्रोग्रामिंग के डोमेन में सर्वाइव करना है तो प्रोग्रामिंग एटीट्यूड बहुत अच्छा होना चाहिए। तो सैलरी की अगर मैं बात करूं आज की डेट में 3 साल के बाद, क्योंकि स्टार्टिंग में जो एमएनसीज ऑफर कर रही हैं, क्योंकि टियर 3 कॉलेज के बच्चों को सिर्फ ईडीए कंपनीज हैं जो डायरेक्ट ओपनिंग मिलती हैं एज अ इंटर्न। उनके पास जो मुझे आइडिया है, बिकॉज इट इज़ ओपन इन मार्केट ऑल्सो, वो 5 to 6 LPA एज अ इंटर्न एंड Okay. देन आफ्टर कंप्लीटिंग जर्नी ऑफ 11 month वो ईडीए कंपनीज उनको वो 13-14 के आसपास लेके जाती हैं। सो दिस इज़ अ गुड सैलरी। अगर मैं Yes, sir. इंडियन कंपनीज़ की बात करूँ, तो इंडियन व्यवसायी कंपनीज़ की बात करूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हार्डवेयर कंपनीज़। इंडियन व्यवसायी कंपनीज़ आज की डेट में जो पे कर रही हैं, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ प्रोबेशन पीरियड की बात कर रहा हूँ, तो वो मान के चलो स्मॉल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से लेकर विप्रो, एचसीएल जो भी हैं, वो 6 से 7 लाख तक का पैकेज दे रही हैं। एंड विच इज़ गुड टू स्टार्ट, बिकॉज वो आपको सिखा रही हैं। आपको सीखने के लिए आपको वो दे आर पेइंग यू। Yes, sir. एंड 3 साल के बाद ही आप 1 ईयर एक्सपीरियंस कहलाओगे इस इंडस्ट्री में। और जब आप 3-4 साल के एक्सपीरियंस हो जाते हो और देन अगर आपने डिसाइड किया कि आपको क्विट करना है और दूसरी कंपनीज में जाना है, तब वहाँ पर 2 सैलरी स्ट्रक्चर्स आते हैं। एक सैलरी स्ट्रक्चर विद शेयर के साथ, कुछ कंपनीज विद शेयर्स के साथ देती हैं, तो आप मान के चलो कि वहाँ से 40 LPA के आसपास मिल जाता है, CTC प्लस शेयर्स, मतलब एंड 35 से लेकर 45 के बीच में। और कुछ कंपनीज हैं जो आपको सीधे ऑफर करेंगी विदाउट शेयर्स, वो मल्टीप्लाई बाय 7-8 एज पर योर एक्सपीरियंस। सो इफ़ योर 3 ईयर एक्सपीरियंस, डेफिनेटली अगर आप किसी अच्छी प्रोडक्ट कंपनी में जा रहे हो, हम्म। ओके, तो वो सभी कैंडिडेट्स को 3+ पे जो वो उस समय जो वो ऑफ़र चल रहा होगा उनकी कंपनी में, उसके अकॉर्डिंग वो ऑफ़र कर देते हैं। तो इट इज़ अराउंड 19 to 21 LPA के अराउंड मिल जाता है। काफ़ी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। यस। और एम्बेडेड में, हार्डवेयर में थोड़ा सा इससे कम है, ओके, मल्टीप्लाई बाय 5 to 6। बट यस, आफ्टर 5 to 6 ईयर्स के बाद सभी इक्वल है, चाहे वो किसी भी कॉलेज से हो। IT एंड ITs। हाँ, डेफिनेटली ITs एंड ITs को ऑलवेज दे हैव अ डिफरेंट एज। यस सर। बट टियर 3 कॉलेज के बच्चों के पास काफ़ी काफ़ी अपॉर्चुनिटी है इस डोमेन में काम करने के लिए। सर मैंने कुछ कंपनीज देखी है लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, हम्म, जिनमें आपने जैसे अभी बताया डिज़ाइन एंड वेरिफिकेशन इंजीनियर, सो मैंने वहाँ भी देखा है कुछ बंदे वहाँ पे जो ईसी के है वो वहाँ पे वर्क कर रहे हैं एज अ डिज़ाइन एंड वेरिफिकेशन इंजीनियर। तो इन सब कंपनियों में भी ईसी वाले बच्चों की Yes. अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है? यस, आपके मेटा VLSI में है, आपके अमेजोन VLSI में है, गूगल भी VLSI में है। मैं बहुत डीप में जाऊंगा तो बहुत सारी बातें मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन जस्ट थ्रू यू मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक्सपीरियंस हो गए हो 4+5+, तो आज की डेट में एवरीवन इज़ इन VLSI, सारे ही VLSI में आना चाहते हैं। आप देखो इन्फोसिस, उसने रिसेंटली अभी एक कंपनी को एक्वायर किया है, वो सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है। आपकी SCL VLSI में है, आपकी विप्रो VLSI में है, आपकी टाटा VLSI में है। ये इंडियन कंपनीज हैं। आपने कैपजेमिनी का नाम सुना होगा, बहुत Yes, हायर sir. करती है, कैपजेमिनी VLSI में है। ऐसी बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं जो VLSI में और एम्बेडेड में इंडिया में काम कर रहे हैं। तो
देर इज़ नो कंपैरिजन राइट नाउ। ओके, कंपैरिजन करने के लिए अभी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कुछ भी नहीं बचा। सब लोग आज की डेट में सेमीकंडक्टर में आना चाहते हैं। यस सर, जैसे कि मैंने नरेंद्र मोदी के इनिशिएटिव्स भी देखे हैं, जैसे कि वो यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में भी आकर सेमिकॉन हुआ था, उसमें भी उन्होंने बोला कि हम इन फ्यूचर और भी सेमीकंडक्टर कंपनीज़ को यहाँ पे बुलाएंगे और कंपनीज़ को वो करेंगे। तो सर बात करें इंजीनियर्स की, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इन्वॉल्व हो रही है, मतलब ग्रो हो रही है, तो क्या हमें उस टाइप के इंजीनियर्स मिलेंगे कुछ दिनों में? क्योंकि मैंने एक आर्टिकल भी पढ़ा था जहाँ पर ये लिखा था कि कुछ सालों में इंजीनियर्स की शॉर्टेज होने वाली है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। यार एक चीज़ है यहाँ पर, देखो पहली बात तो यहाँ पर बल्क हायरिंग नहीं होती। ओके, बल्क हायरिंग का अलग कॉन्सेप्ट है और वो ज़रूरत है। ओके, उसमें नहीं जाएंगे। बल्क हायरिंग का मतलब क्या है कि कोई कंपनी आके 300 हायर कर रही है, 400 हायर कर रही है, वो लोग डिफरेंट डोमेन में काम कर रहे हैं। यस सर। ओके, बट वहाँ ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, कोर में क्या होता है कि कोर कंपनीज ऑलवेज लुकिंग फॉर द पीपल कि जो लोग गिव अप नहीं करते। ओके, मतलब इंटरव्यू में जा रहे हैं, उनको एक क्वेश्चन मिला, उस क्वेश्चन पे वो लगे हुए हैं, 1.5 घंटे 2 घंटे भी चलता है इंटरव्यू, बट वो गिव अप नहीं करते। अब वो गिव अप क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके पीछे उनकी नॉलेज होती है। तो कोर कंपनीज़ में जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपका क्वेश्चन है कि कितने इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है। ओके, पहली बात, हमें ऐसे बच्चे चाहिए जो गिव अप ना करें, क्योंकि एक गिव अप एक बग क्रिएट कर सकता है और वो बग मिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस क्रिएट कर सकता है। पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, हमारे इंडिया में थोड़ा सा ट्रेडिशन चेंज है। ओके, हम इलेक्ट्रॉनिक्स पहले सेकंड नंबर पे हुआ करता था, आज हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स 6 और 7वें नंबर पे आ गया। यस सर। तो अगर मैं गिव अप करने की बात करूँ तो जिस तरह हम सबका बॉडी का स्ट्रक्चर अलग है, डीएनए अलग है, उसी तरह हर बच्चे का सोचने का तरीका अलग है। ओके, हम उसी को ही सिखा सकते हैं जो सोचना चाह रहा हो, जो सोचना नहीं चाह रहा हम उसको सिखा नहीं सकते। तो जस्ट अमेजिंग कि जो बच्चा 6 नंबर पे आ गया है, जो डोमेन 6 नंबर पे आ गया है, 7वें नंबर पे आ गया है। ओके, अब आपको पता ही होगा हम 6 7वें नंबर पे कैसे आए। CS है, फिर IT है, फिर CS इन ML/AI, CS इन डेटा साइंस, CS इन IoT, और जो EC वाले होते हैं वो भी CSIT की तरफ वो एक अलग चीज़ है। तो जब कॉलेजेस में जब अच्छे बच्चे जिन्होंने अच्छे स्कोर किए हैं अपने दिमाग से, जिन्होंने अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सॉल्व किए हैं, वो तो IT में चले गए। तो हमारे पास किस तरह के बच्चे आए हैं? ठीक है, वो बच्चे हैं जिनको हमें थोड़ा टाइम लगेगा सोचने के लिए, मजबूर करने के लिए कि सोचो। तो सीधी सी बात है, एक बच्चे को जल्दी समझ में आता है, एक बच्चे को थोड़ा धीरे समझ में आता है। मैंने ये चीज़ देखा है पिछले 10 सालों में। तो एक ये भी चैलेंज है कि इंडस्ट्री में शॉर्टेज क्यों होने वाली है। यस सर। तो ये शॉर्टेज को मीट करने के लिए अब ट्रेंड चेंज हो रहा है। कुछ कॉलेजेस में 30 बच्चे रह गए थे जहाँ पे 240 हुआ करते थे, अब वहाँ 120 पहुँच गए हैं। तो अब धीरे धीरे रुझान बढ़ रहा है, अपने इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ बच्चे आ रहे हैं, जो बहुत अच्छा साइन है इंडस्ट्री के लिए। और शॉर्टेज की बात बताऊं तो ये शॉर्टेज हमेशा रहेगी, क्योंकि अच्छे बच्चे मिलना, जो सोचने वाले लोग हैं, देखो जो मेहनत करके भी सोच सकता है उनकी ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि इसमें हमें सारे ही NITs IITs चाहिए, उनकी अलग रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री में। बट सारे NITs IITs कोर इंडस्ट्री में नहीं आते हैं, 30% 40% ही आते हैं। 70% कहाँ से आएंगे? Tier 3 कॉलेज से आएंगे। तो Tier 3 बच्चों को सोचने के लिए मजबूर करना है, तो ये एक सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। सर अभी अगर मैं अभी 4th ईयर में हूँ, मैं देख रहा हूँ कि जो हमने अपने 4 सालों में पढ़ाई करा, वो जब कंपनी आ रही है कॉलेज में, तो जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड ना रहकर जो डोमेन, वो जो उनकी जो रिक्वायरमेंट हो रही है कुछ अलग आ रही है EC डोमेन में। तो सर ये सारी चीज़ें कहाँ से हमें पढ़ने को मिलेगा और इसके बारे में कहाँ से नॉलेज मिलेगा? किस तरह की कंपनीज? हमारे कॉलेज में एक कैडेंस आई थी। हाँ। और उनकी जो रिक्वायरमेंट थी, उन्हें चाहिए था सिस्टम वेरिलॉग चाहिए था, UVM चाहिए था, एंड वन मोर थिंग था, वो मुझे याद नहीं आ रहा वैसे। तो ये सब चीज़ें था मैंने, और उसमें सिर्फ एक ही था जो हम लोगों ने पढ़ रखा था, वो था डिजिटल। राइट। हाँ राइट, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप क्रिकेट देखते हो? यस सर। सबसे फेवरेट बैट्समैन कौन है, या बॉलर कौन है, या ऑलराउंडर कौन है आपका? धोनी। धोनी, ओके।
ठीक है, अब धोनी धोनी कैसे बने? ऐसा नहीं है कि धोनी से अच्छे लोग नहीं हैं, ठीक है, धोनी से अच्छे भी लोग हैं जो, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो वो क्रिकेट जो खेलते हैं, राइट, वो गली कूचों में खेल रहे हैं, मैदान में खेल रहे हैं, पहाड़ों में खेल रहे हैं, कहीं भी खेल रहे हैं, ओके, बट धोनी धोनी इसलिए बने क्योंकि उनको एक अच्छा कोच मिला। विराट कोहली विराट कोहली इसलिए बने क्योंकि उनको एक अच्छा कोच मिला। ओके, हो सकता है उस टाइम पर जब विराट ने एंट्री की हो तो विराट से अच्छे लोग हैं, लेकिन वो हो सकता है किसी गांव में कहीं पे विराट से अच्छा खेल रहे हो, लेकिन उनको उनको सिखाने वाले लोग नहीं मिले ना। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसा नहीं है कि विराट कोहली एंड धोनी इन सब के पास एक अच्छा डिटर्मिनेशन नहीं है या पैशन नहीं थे, सब कुछ है इनके पास, ये नंबर वन थे, क्योंकि लेकिन आज की डेट में जो सबसे मिसिंग पॉइंट है, आपको एक अच्छा मेंटर मिलना, एक अच्छा कोच मिलना, राइट। तो मेरा मानना ये है कि जो मिसिंग है कैंडिडेट्स में, वो अच्छा मेंटर मिसिंग है। वो मेंटर ऐसा होना चाहिए कि जब कैंडिडेट गलती करे तो उसको अच्छे से वॉट लगाए, और जब वो अच्छा काम करे तो उसको अप्रिशिएट करे, लेकिन उसको फ्री हैंड नहीं दे। तो मेंटर मिसिंग है, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, राइट। तो अब आपके क्वेश्चंस पे क्या है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है, आपने कहीं से सिस्टम वेरिलॉग पढ़ लिया, राइट, बट आपकी गलतियों को करेक्ट कौन करेगा? आप समझ रहे हो? तो आपका जो लर्निंग कर्व है वो ऐसे चला गया। अगर आपको एक अच्छा मेंटर मिल गया तो वो लर्निंग कर्व आपका ऐसे हो जाएगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। सो कॉलेजेस में क्या है कि कंपनीज आती हैं, लेकिन उनको लगता है कि सबसे इजी चीज़ है वो डिजिटल है, इसलिए बहुत सारे बच्चे डिजिटल की तरफ फोकस करते हैं। तो डिजिटल डिज़ाइन में आपका वेरिलॉग, सिस्टम वेरिलॉग, यूवीएम, ज़्यादातर कंपनी इस डोमेन के लिए कॉलेजेस में आती हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए अगर देखा जाए तो सर आप पाइन ट्रेनिंग एकेडमी चलाते हो, हाँ। तो यहाँ पे आप बच्चों को कैसे मेंटर करते हो और कैसे उनको नॉलेज करते हो? बहुत सिंपल है। मेरे पास कोई भी कैंडिडेट आता है, ओके, उसको मैं ही सेकंड ईयर थर्ड ईयर में मैं ही मेंटर करता हूँ। ओके, मुझे उसको सोचने के लिए मजबूर करना है। ओके, अब सोचने के लिए मजबूर करने के लिए मेरे पास तो ऐसा नहीं कि हर महीने मेरे पास कुछ नया टॉपिक होगा। सबसे बेस्ट टॉपिक है डिजिटल। उनको ये तो पता है कि यूनिवर्सल गेट नैंड और नॉर है। ओके, अगर मैं उनको बोलूँ कि नैंड से एंड बनाओ तो वो वही चीज़ दे देते जो ऑलरेडी बनी बनाई है। मैं उनको बोलता हूँ अपना बनाओ बिना शॉर्ट करके। अब उनको 2 दिन भी लग सकते हैं, 2 मिनट भी लग सकते हैं, 2 घंटे भी लग सकते हैं। तो मेरी जो उनके साथ मेंटरिंग स्टार्ट होती है वो यहाँ से होती है, क्योंकि मुझे भी जानना है कि ये बच्चा मेरे साथ टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा, क्या मैं इसको इतने बड़े डोमेन में ले जा सकता हूँ या नहीं ले जा सकता हूँ। तो मैं उसी के साथ आगे बढ़ता हूँ जो गिव अप नहीं करता। तो अगर उसने नैंड से 10 बच्चों का बैच है, नैंड से उसने एंड बनाया, किसी बच्चे ने 6 से बनाया, किसी ने 8 से बनाया, किसी ने 12 से बनाया, बट बनाया तो। और कुछ क्लास के बाद मैं उनको क्वेश्चन देता हूँ कि फुल एडर को बनाने में कितने गेट्स लगते हैं? 20-21 नैंड गेट लगते हैं। अब उसको ऑप्टिमाइज़ करो, तो 21 से 9 पे लेके आना है। तो जिस बच्चे को इंटरेस्ट आ रहा है तो वही मेरे साथ आगे जाएगा ना। जो बच्चा बोलेगा सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, और वो अगले दिन नहीं आया, तो मैं उसके साथ नहीं आ सकता। तो मेरी मेंटरिंग यहाँ से स्टार्ट होती है। जिस तरह से मैथ्स पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है, राइट, फर्स्ट क्लास से, सेकंड क्लास से, थर्ड क्लास से, उसी तरह वीएलएसआई में जाने के लिए सबसे पहले यही 2 रास्ते हैं, एनालॉग एंड डिजिटल। तो यहाँ से मेरी मेंटरिंग स्टार्ट होती है, और उसके बाद फिर आपके पास HTL है, फिर FPGA है, देन यू डिवाइड योर डोमेन की आपको एनालॉग में जाना है, प्रोग्रामिंग में जाना है, कि आपको हार्डवेयर, माइक्रो कंट्रोलर डिज़ाइन या PCB डिज़ाइन में जाना है। यहाँ से जर्नी स्टार्ट हो जाती है फिर। सर अभी तक आपने मोर देन 1000 स्टूडेंट्स को मेंटर किया है। सो सर किसी एक स्टूडेंट्स का आप कुछ अच्छा एक्सपीरियंस हो शेयर करना चाहते हो हमारे व्यूअर्स के साथ, तो कुछ बताओ। यार देखो, इस तरह एक माँ बाप के लिए सारे बच्चे सेम होते हैं, ओके, उसी सारे तरह का बताना सर पॉसिबल नहीं है। मेरे लिए सारे ही बेस्ट है। ओके, अगर सबकी अपनी अलग कहानी है, चलो में देखा जाए तो सारे बच्चों की अपनी एक अलग कहानी है। ओके, मैं फ्यूचर में मैं किताब भी लिख सकता हूँ, मेरे पास इतने 500-600 बच्चों की स्टोरी में से जुड़ी हुई है।
ओके, तो मैं आज की डेट में तो कोई एक स्पेसिफिक अगर मैंने नाम लिया तो हो सकता है दूसरा बोले कि सर आपने मेरा नाम क्यों नहीं लिया या आपने मेरे बारे में क्यों नहीं बताया। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, हाँ मैं ये बोलना चाहूँगा जो जिस तरह से पहला बैच होता है, यस सर। राइट, वो जैसे आपने पहली गाड़ी ली, या आपकी पहली साइकिल है, या आपके पहला आपका वीडियो मेमोरेबल गेम होता है। है, उसके साथ एक अपना अलग अटैचमेंट अटैचमेंट होता है। होता है। तो मेरे लिए जो मेरा पहला बैच है ना, वो सबसे बेस्ट है। मेरा एफ बैच था, उसमें तौसीफ़, मुकेश और भी कई बच्चे हैं। देन मेरा विल साई का बैच आया, उसमें बहुत सारे बच्चे, जैसे सुधांशु है, अ, और भी हैं, सैम है, राइट। देन मेरा डीवी का पहला बैच आया 2017-18 में। हाँ, गौरव, उसके फादर को काफ़ी कन्विंस करना पड़ा। आज की डेट में वो बहुत अच्छी जगह है, ठीक है, और वो हमेशा थैंक्स बोलता है इस चीज़ को कि सर अकेले वही था जिसको हमने डीवी कराया था, ठीक अच्छा। है। तो वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। देन पीडी पहला बैच था। हमारे एक बहुत ही फेवरेट मेंटर हैं एकेडमी में, उन्होंने उस इंडस्ट्री को आइडेंटिफाई किया और बच्चों को रिफ़र किया। एक साथ हमारे 11 बच्चे प्लेस हुए सिनैप्स में। अच्छा। तो इस तरह करके अगर देखा जाए तो पहले बैच के सारे बच्चे से एक अलग ही लेवल अटैचमेंट है, लेकिन अभी जो है उनके साथ भी बहुत अच्छा है, और उनमें से एक आप भी हो, आदित्य। यस सर। सो सर, फ्रॉम स्टार्टिंग और अभी तक में क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई आपको? ओके, तो चैलेंज तो बहुत है, लेकिन जब भी कोई नया चैलेंज आता है आपका मोटिवेशन डबल हो जाता है, यस। ठीक है। तो सबसे पहले चैलेंज था कि बच्चों को अवेयरनेस करना, ठीक है। तो यू डोंट बिलीव इट, मैं 2014 से जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं एक दिन में 3 कॉलेज जाता था, 4 कॉलेज जाता था, एंड मैं एचओडीज़ को बोलता था, डायरेक्टर्स को बोलता था कि सर मुझे आप वर्कशॉप के लिए मौका दीजिए। मैं वर्कशॉप सेमिनार करके बच्चों से मिलता था, फिर बच्चों को अपनी एकेडमी पे बुलाता था, तो वहाँ पे उनको मैं डेमो देता था। तो वो एक चैलेंज था कि बच्चों को समझाना, बिकॉज एक ठीक है मैं बिजनेस कर रहा हूँ, आई एम डूइंग वन बिजनेस, बट उस बिजनेस में भी हमें एथिक्स लाना था, Yes, ओके। sir. फिर हमें टीम आइडेंटिफाई करनी थी। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि देखो पढ़ाने वाले लोग तो बहुत हैं आज की डेट में, लेकिन जो दिल से पढ़ाए, बिना किसी इंटरेस्ट से पढ़ाए, मतलब उनको मेंटर करे, वैसी टीम बनानी थी। तो मैं अभी उन मेंटर्स का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन मेरे साथ बहुत अच्छे अच्छे मेंटर जुड़े हैं जो मेरे मतलब बैड टाइम से लेकर गुड टाइम तक हमेशा खड़े रहे, ओके। वो सारे मेंटर्स जो 2014 में थे वो आज भी हैं, ओके। उन सबका एक अलग ही पैशन है कि हमें ना, ये हमारा पैशन है बेसिकली मेंटर्स। तो जो दूसरा चैलेंज था कि एक अच्छी टीम क्रिएट करना उन मेंटर्स की, और वो मेंटर्स ऐसे हों कि जो मतलब हमें ना वो बिज़नेस वाला नहीं लाना है कि वो किसी बिज़नेस से जुड़े हैं। वो बिज़नेस एटीट्यूड नहीं है हम सब में, किसी भी मेंटर्स में। हम लोग जो रात दिन लगे रहते हैं वो बिकॉज ऑफ देयर प्रॉपर एटीट्यूड। तीसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है, अगर मैं बोलूँ ऑन द टॉप, बच्चों के अंदर एक एटीट्यूड डेवलप करना कि उनको लर्निंग एटीट्यूड लेके आना है, उनको वो नोट्स बनाने वाला एटीट्यूड नहीं डेवलप करना है। तो उसके लिए उनको काफ़ी कुछ समझाना पड़ता है, कभी कभी एग्जाम्पल देने पड़ते हैं। तो ये 3 चैलेंज है जो टाइम के साथ निकल गया। अब बच्चे अच्छे आते हैं, अब समझते हैं चीज़ों को और फोकस रहते हैं। एंड यस, वन चैलेंज विच इज़ अ पार्ट ऑफ द जर्नी वॉज फाइनेंशियल्स, ओके। सो मैंने बहुत सारे रिस्क लिए हैं, ओके। जीरो फाइनेंस पे भी, और जब अच्छे चल रहा तब भी मैंने बहुत रिस्क लिया है। तो यस, वो सपोर्ट गवर्नमेंट बैंक से मुझे मिलता रहा एज अ लोन। सर, अगर अवेयरनेस की बात करें तो हाँ। जितने भी साउथ के कॉलेज है जो वहाँ पे बहुत अवेयरनेस है वीएलएसआई इंडस्ट्री को लेकर, और अगर नॉर्थ की बात करें तो इससे रिलेटेड अवेयरनेस ही नहीं है। तो क्या क्या लैक हो रहा है यहाँ पे? तो अवेयरनेस की बात करें तो यस, साउथ में अवेयरनेस है, क्योंकि 2 रीज़न है। बैंगलोर इज़ नोन फॉर द आईटी हब, सिलिकॉन वैली। सिमिलरली सिलिकॉन वैली की तरह से भी जाना जाता है और आईटी हब की वजह से जाना जाता है। एंड इवन हैदराबाद ऑल्सो, यस सर। एंड तमिलनाडु ऑल्सो, ठीक है। चेन्नई जो रीज़न है। लेकिन अगर मैं बोलूँ तो ठीक है उनको अवेयरनेस है, लेकिन एक बहुत ही कड़वा सच है, मैं साउथ के बच्चों से भी मिला हूँ और नॉर्थ के बच्चों से भी मिला हूँ। दोनों को ही नहीं पता है कि 95% बच्चों को कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन हाफ एडर एंड फुल एडर। सॉरी टू से दिस, बट नहीं पता है उनको, ठीक है।
उनको आज भी वो बोलते हैं कि हाफ एडर 2 इनपुट है, फुल एडर 3 इनपुट है, बट ऐसा नहीं है वो, क्योंकि दोनों ही डोमेन के लोगों ने, दोनों ही रीजन के लोगों ने उसको ठीक से एक्सप्लोर नहीं किया, उनको सिर्फ पढ़ने के लिए किया। तो मैं इसको अवेयरनेस नहीं मानूंगा। अवेयरनेस में उस चीज़ को बोलता हूँ जो इंडस्ट्री के लिए रेडी हो रहा है, राइट। तो अगर अपने नॉर्थ के बच्चे का देखा जाए तो अगर मैं उनको रेडी करूँ, ठीक, अब देखो मैंने 700 ज़्यादा बच्चे इंडस्ट्री को दिए हैं, ठीक है। हमारे वो बच्चे जिनको नैंड की ट्रुथ टेबल तक नहीं पता थी और वो सोचते थे कि और एक 4-5 लाख की जॉब लेके खुश थे, जब उनको कोर में पता चला, आज वो उन्होंने कोर की तैयारी की और आज की डेट में वो टियर 1 कंपनीज़ में हैं एंड दे आर अर्निंग। जस्ट इमेजिन कि नैंड की ट्रुथ टेबल तक नहीं पता, राइट, समझ रहे हो ना। Yes, sir. और दे आर इन 4th ईयर। तो अवेयरनेस इसको बोलते हैं कि कोर की तैयारी किया, फिर कोर में लैंड हुए, 3 साल स्ट्रगल किया, ये है। तो साउथ एंड नॉर्थ में मैं इस चीज़ को नहीं मानूंगा कि हाँ कंपनी है साउथ में, नॉर्थ में नहीं है, अब नॉर्थ में भी आ रही हैं, तो हो सकता है बच्चों को उस पॉइंट ऑफ व्यू से अवेयरनेस मिल जाए Yes, sir. कि यहाँ पर रेनेसास आ रही है, यहाँ पे कॉलकॉम है, Qualcomm. ठीक है, यहाँ पे अभी मिराफरा भी आ चुकी है, ठीक है, बहुत सारी इंडियन कंपनीज़ है, कीन हेड्स है, आपकी नैनोड्रॉइड्स है, टेक वायर है, ST नाइटेक है, Microelectronics. ST माइक्रोस तो है ही है, इवन सिनॉप्सिस, कैडेंस बच्चों को पता है। तो अगर इसको अवेयरनेस बोलते हैं तो वो थोड़ा सा अपने डोमेन, अपना सोच को चेंज करें, ये चीज़ है। सो गाइज़ ये थी मेरे पास जितने क्वेश्चंस थे मैंने पूछ लिए, और अगर आपको और भी कोई क्वेश्चंस आते हैं तो आप कमेंट कर सकते हो। सो इससे आपको, इस वीडियो से आपको अच्छी खासी गाइडेंस मिल गई होगी टू इंटर इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। सो थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू आदित्य, थैंक यू। और I request to the viewers, for our seniors, those who are passed from Pine Training Academy, to share your experience with Vaibhav sir and Pine Training Academy in comment section. And thank you for watching, guys.